So what's up guys, welcome to my channel Target to Study Class 8. So our today topic is the separation of power, that is the one of the key feature of the constitution, and in this separation of power we have to रिवाइज द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आज हम ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में पढ़ने वाले। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है, जो सेपरेशन ऑफ पावर की जो मेन जो फंक्शन है वो 3 मॉडल्स हमारे होते हैं, जो हमारे 3 मॉडल्स स्टेट को रन करते हैं। तो वो कौन कौन से रहते हैं? फर्स्ट लेजिस्लेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी। एज यू नो दैट जुडिशरी इज़ द जज एंड द कोर्ट सिस्टम। ओके, तो लेजिस्लेटिव में हमारे कौन का जो मेन फंक्शन रहता है वो क्या रहता है? मेकिंग लॉ। वो लॉ को बनाते हैं और उसको एस्टेब्लाइज करते हैं कंट्री में। अब ये हमको, जैसे हमारे इंडिया में तो लेजिस्लेटिव भी है, एग्जीक्यूटिव भी है एंड जुडिशरी भी, और जो बाकी की कंट्री रहती है उनके हिसाब से उनका अलग रहता है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव इज़ द मेकिंग लॉ। वो लॉ बनाते हैं, एस्टेब्लाइज करते हैं। बाकी उनको अगर कोई वायलेट होता है हमारा फंडामेंटल राइट, या फिर जो हमारे क्रिमिनल्स रहते हैं उनको लाइन पे लाना, तो उनका तो एग्जीक्यूटिव में आ जाता है। तो अब जैसे हम इसी की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव में हमारे होते हैं एनफोर्सिंग लॉ। वैसे मैं आपको ये बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि फ़िलहाल हमारे मेन टॉपिक ये नहीं है, हमारा मेन टॉपिक है जुडिशरी, दैट इज़ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो इसमें रहता है एनफोर्सिंग लॉ। एनफोर्सिंग लॉ में क्या होता है, अगर जो भी लॉ मेकिंग लॉ जो लेजिस्लेटिव करता है उसमें से, जो पार्लियामेंट में से या फिर कोई भी जो भी लॉ बनाता है उसमें से जो भी लॉ बन के आएगा, तो फिर उनको सही राह पर ले जाना, या फिर हमारे फंडामेंटल राइट जिससे वायलेट ना हुए, तो फिर वो करवाता है हमारा एग्जीक्यूटिव। ओके, वो हमारा एग्जीक्यूटिव करवाता है और उनको ही वो एनफोर्स करता है, यानी उनको वो बचाता है, हमारे लॉ को, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड द जुडिशरी सिस्टम इज़ टू प्रोटेक्ट लॉ। अच्छा, प्रोटेक्ट लॉ इसमें भी है, इसमें भी। तो फिर इसका फंक्शन क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं बताता हूँ कि जो भी क्रिमिनल्स या फिर जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को या फिर हमारे राइट्स को जो वायलेट करते हैं उनको जुडिशरी में लाया जाता है। उनको जज जो कि जजमेंट देता है, और जो एडवोकेट रहते हैं वो उनके हिसाब से रहते हैं। जैसे कि अगर किसी की वायलेट हो रही है तो फिर उनको दोनों को खड़ा किया जाएगा और उनके अलग अलग एडवोकेट होंगे। तो जो जुडिशरी में रहते हैं, तो फिर अगर कोई भी IAS IPS या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करता है या फिर अरेस्ट वारंट के से, तो फिर उनको कोर्ट में जाया जाएगा और जो भी उनका जजमेंट होगा वो कोर्ट देगा, ना कि सीधा जो फंक्शन होगा वो ना कि सीधा एग्जीक्यूटिव कर लेगा। ओके, तो अब मैंने आपको ये बेसिक फंक्शन बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जो जुडिशरी रहते हैं उनके मेम्बर्स कौन रहते हैं। ओके, तो लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स रहते हैं वो रहते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन? जिनको हम वोट देते हैं, सिंपल, जिनको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में के हिसाब से बेसिक पे वोट देते हैं। सेकंड एग्जीक्यूटिव में हमारे रहते हैं IAS IPS एंड पुलिस ऑफिसर, जो भी हमारे लॉ को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, जो जुडिशरी में रहते हैं, जो जज सिस्टम रहता है उसमें हमारे बहुत आ जाते हैं जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एडवोकेट। तो ये सारे हमारे रहते हैं जुडिशरी में। ओके, अब हम वैसे मेन फंक्शन हमारा जो मेन टॉपिक था वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो अब हम देखेंगे कि जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती है, या फिर अगर किसी का इंटरफेयर हो जुडिशरी में, लेजिस्लेटिव का अगर इंटरफेयर हो या फिर एग्जीक्यूटिव का, तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उसके इफेक्ट होंगे जुडिशरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आर्टिकल 32 to 35 में जो एक राइट कंसिस्ट है वो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। ये क्या ऑलो करता है सिटीज़न को? अगर किसी सिटीज़न को ये फील होता है कि उसके जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहे स्टेट की वजह से, तो फिर वो एक अप्रोच कर सकता है वो कोर्ट में, जिससे उसको एक जजमेंट दिया जाए जिससे उसके जो फंडामेंटल राइट है वो सिक्योर रहे। तो इसमें जो इसके फीचर है वो रहते हैं फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड बाय द स्टेट। अगर किसी भी, वैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट अगर स्टेट से वायलेट रहते हैं तो फिर वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट में, और अपील टू नेक्स्ट कोर्ट, यानी अगर वो लोअर कोर्ट में गया, मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो फिर अगर उसका जजमेंट अच्छा नहीं लगा तो फिर वो अगले कोर्ट में जा सकता है, दैट इज़ द हायर कोर्ट। ओके, आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट पावर, यानी आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट पावर, जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव में होगा IAS IPS, उनका गलत यूज़, उनकी पावर का गलत यूज़, अगर वो अपनी पावर का गलत यूज़ हम पर कर रहे हैं तो भी हम वो केस भी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ में आ जाएगा, मतलब हम अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट में। तो अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं, अपील टू नेक्स्ट कोर्ट, दैट इज़ द लक्ष्मण कुमार केस। आपको एग्जाम्पल समझने से पहले आपको पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट समझना पड़ेगा। तो इसमें ये हमारे 3 स्टेज रहते हैं पिरामिड के। सो फर्स्ट स्टेज रहता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है, जिसको हम ट्रायल कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा
सेकंड आ जाता है हमारा हाई कोर्ट, जो कि एक स्टेट का एक हाई कोर्ट रहता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एक स्टेट का एक ही हाई कोर्ट हो। कई स्टेट ऐसे रहते हैं जिनका एक हाई कोर्ट रहता है, जैसे कि हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट है चंडीगढ़। ओके, अब ये थर्ड नंबर पे आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट को और भी कहा जाता है एपेक्स कोर्ट। तो अब हमने ये तो समझ लिया, मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पिरामिड ऑफ कोर्ट बता दिया। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि बारी आई हमारे एग्जाम्पल की। हमारे एग्जाम्पल में मैंने अभी आपको बताता हूँ, मैंने इसमें लिया है सुधा गोयल वाला केस। ओके, तो फरवरी 1980 में लक्ष्मण कुमार केस एक लड़की से शादी करता है जो कि रहता है सुधा गोयल, जो कि रहती है। ओके, सुधा गोयल से वो शादी करता है। तो दिसंबर 2 1980 को वो जलने के कारण, बर्न होने के कारण उसकी डेथ हो जाती है, वो हॉस्पिटल में मर जाती है। उसकी जो फैमिली रहती है वो केस करती है। तो अब हम वही देखने वाले कि उसकी फैमिली केस करती है, तो फिर वो कैसे, वो जो हमारे लोअर कोर्ट रहता है, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहते हैं, वो कैसे हमारा कोर्ट वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट तक वहाँ पर हमारा केस जाता है। तो अभी हमारा मेन एग्जांपल यही है। तो ट्रायल कोर्ट में जो रहता है, तो जैसे कि ट्रायल कोर्ट में जो फैमिली रहती है सुधा गोयल की फैमिली, वो केस करती है। तो फिर जो उसके एविडेंस रहते हैं उसके नेबर, यानी जो लक्ष्मण कुमार के नेबर रहते हैं, वो बताते हैं कि सुधा गोयल एक दिन पहले, यानी 2 दिसंबर से पहले, एक दिन पहले 1 दिसंबर को वो अपनी बालकनी में जल रही थी, यानी बालकनी में उसकी साड़ी में आग लग रखी थी। और उन्होंने बताया कि उसने उनको बताया था नेबर को कि उसके जो मदर इन लॉ है और उसके जो हस्बैंड है वो डिमांड कर रहे हैं डाउरी की, क्योंकि उसके जो फर्स्ट चाइल्ड था, उसका फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न हुआ था, तो फिर वो मांग रहे थे कुछ स्कूटर और कुछ मनी, तो इसलिए उन्होंने उसको आग लगा दी। तो जो उसका जो जजमेंट रहता है, जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट रहता है, वो रहता है लक्ष्मण, शकुंतला, सुभाष, तीनों को डेथ की सज़ा दे दी जाती है। तो फिर जब उनको डेथ की सज़ा दे दी जाती है, तो फिर उनको जेल भेजा जाता है। जेल में कुछ दिन रहने के बाद तो वो उनको ये केस, उसका जजमेंट अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वो अगले कोर्ट में जाते हैं। कौन जाते हैं? उसकी फैमिली नहीं जाती, उसकी फैमिली को तो इंसाफ मिल चुका होता है, लेकिन वो सोचते हैं कि हमको इंसाफ नहीं मिला। कौन? ये तीनों। तो ये तीनों अगले कोर्ट में जाते हैं, जो कि रहता है हमारा हाई कोर्ट। ये तो हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब हो गया हमारा हाई कोर्ट, जो कि पूरा स्टेट का रहता है। तो हाई कोर्ट में नवंबर 1983 में वो जाते हैं। तो सभी एविडेंस को सुनने के बाद, और जो हमारे लॉयर्स रहते हैं या फिर हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहते हैं, उनके एविडेंस और उनकी बातों को सुनने के बाद वो क्या होता है, एक्वाइटेड ऑल, इन तीनों को छोड़ दिया जाता है। इनके हाथ में कोई भी सबूत नहीं आते इनके खिलाफ। ओके, तो इसलिए इनको छोड़ दिया जाता है। अब वो अगले कोर्ट में जाते हैं। अब वो नहीं जाएंगे, लक्ष्मण कुमार नहीं जाएंगे, अब क्योंकि उनको इंसाफ मिल चुका है। अब उसकी फैमिली को इंसाफ नहीं मिला है, अब उसकी फैमिली जाएगी। उसकी फैमिली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे नहीं जाते कि गए और अपना केस दाखिल करवाया और कि भाई हमारी केस हो कि केस करो हमारा। वो भी बहुत जो एक हाई लेवल में होता है ना, जो पूरी पब्लिक भी भड़क जाती है, तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में 1985 में वो जाते हैं। तो 1985 में क्या होता है, पूरे जजमेंट के सुनने के बाद जो इनके जो हाई कोर्ट रहते हैं और जो लोअर कोर्ट रहते हैं, ट्रायल कोर्ट, तो उनके भी जजमेंट देखने के बाद ना वो इसके जैसा जजमेंट देती और ना ही वो ये। अब सुप्रीम कोर्ट, अब आप सोचेंगे ना तो वो उसको सबको छेड़ रही है और ना सबको पकड़ रही है, तो कैसा जजमेंट है वो? अभी देखते हैं वो क्या करते हैं। वो सारे जजमेंट सुनने के बाद और सारे लॉयर को सुनने के बाद उनके जो वो बताते हैं कि कैसे बरी किया जाए या फिर उन्होंने क्या करा था, तो वो बताते हैं कि सिर्फ ओनली लक्ष्मण और शकुंतला, जो कि उसकी मदर है, उनको जेल भेज दिया जाए। लेकिन जो उसका ब्रदर था सुभाष चंद्र को एक्वाइटेड कर दिया गया है बिकॉज द लैक ऑफ एविडेंस। उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिले। तो दोस्तों, अब हमने देखा कि कैसे एक लक्ष्मण कुमार केस में हमारा ट्रायल कोर्ट से हायर कोर्ट में जा सकते हैं एंड देन हायर से सुप्रीम कोर्ट में। मैंने भी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसे ही नहीं चले आते कि दरवाज़ा खटखटाया और चले जाओ। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी। तो जब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।